नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी बोर्ड क्लासेस में। आजकल हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसका पहला पार्ट मैं बना चुका हूं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल तथा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। आपको बता दूं दोस्तों कि ये पहले पार्ट का पहले जो हमारा चैप्टर 1 है उसका दूसरा पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको उत्तल तथा अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके कुछ नियम बताना चाहूँगा, और उससे पहले बताना चाहूँगा कि इनके प्रतीक क्या होते हैं। तो ये जो वक्रता केंद्र होता है, तो वक्रता केंद्र क्या होता है? तो वक्रता केंद्र को प्रदर्शित करते हैं वक्रता केंद्र को प्रदर्शित करते हैं C से। ठीक है, ये आपके बहुत काम आएगा जब हम लोग अभी ये पढ़ेंगे। और फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी को प्रदर्शित करते हैं F से। ठीक है, ध्रुव जो होता है ध्रुव को प्रदर्शित करते हैं P से। ठीक है, तो यही मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि कहाँ पर क्या होता है। ये जो ध्रुव होता है, ध्रुव ये यहाँ पर होता है, ये इसे ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और जो वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र ये होता है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ये वक्रता केंद्र आपको कहाँ से मिलेगा? जब आप प्रकार से ऐसे चाप लगाएंगे इसमें, तो जो यहाँ पे जो ये बिंदु होगा, जो प्रकार से एक बिंदु बनेगा, वही वक्रता केंद्र होगा। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो भाग होता है उसे कहते हैं फोकस दूरी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके कुछ नियम हैं, जो उत्तल तथा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं, इनके कुछ नियम हैं। तो आइए मैं आपको पहले वो नियम बता देता हूं, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो देखते हैं, जो प्रकाश किरणें होती हैं दोस्तों, जो प्रकाश किरणें ये बता दूं, ये मुख्य अक्ष होता है। ये जो लाइन होती है इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। ये है मुख्य अक्ष। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये वस्तु है, मान लीजिए ये ए बी वस्तु है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें जाती हैं, ये ए बी वस्तु से ये किरणें गई, ये मुख्य अक्ष के समांतर गई, तो वो दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल आती है। ठीक है दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरा नियम क्या है, ये देखिए दोस्तों कि जो किरणें होती हैं अगर वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी, वक्रता केंद्र क्या होता है? ये होता है। ठीक है, ये वक्रता केंद्र है, तो ये वक्रता केंद्र से होकर गई, तो ये यहाँ से किरण ये गई, तो अपने पूर्व माध्यम में ही टकराकर पूर्व माध्यम में ही वापस आ गई। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दर्पण से टकराएंगी किरणें, तो पुनः अपने पूर्व माध्यम में वापस आ जाएंगी। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो वक्रता केंद्र से चलने वाली किरणें हैं वो दर्पण पर क्या होती हैं? अविलंब होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचें तो ये देखिए ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे देखते हैं। ये तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि अगर कोई किरण फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर कोई किरण फोकस से होकर गुजरी यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये परावर्तन हुआ, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए ये तो हुआ अवतल दर्पण के लिए, ये जो हमने पढ़ा ये अवतल दर्पण के लिए पढ़ा। ठीक है, अवतल दर्पण। अब देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए ये नियम किस तरह लागू होता है? तो उत्तल दर्पण के लिए अगर कोई किरण फोकस से होकर गुजरेगी, ये देखिए ये फोकस से होकर जा रही है, तो इधर देखिए ये कलाई नहीं हुई, ये इधर कलाई है, तो इधर तो जा नहीं पाएगी। तो अगर कोई किरण इसको जाना था यहाँ पर, फोकस से होकर गुजरेगी, तो ये परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से इसको यहाँ ऐसे जाना था, पर ये फोकस पर तो गुजर नहीं पाई, तो यहाँ से होकर ये, क्योंकि ये कलाई हुई है, तो यहाँ पर ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और आगे क्या है दोस्तों, अगर कोई, ये देखिए ये यहाँ से ऐसे गई और परावर्तन के पश्चात यहाँ से ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। और आगे क्या है, अगर कोई किरण जो है वो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी,
तो वो अपने पूर्व माध्य में ही वापस लौट आएगी। देखिए जैसे ये वक्रता केंद्र से होकर गई और यहाँ इसको जाना था पर यहाँ कलई हुई है तो यहाँ नहीं जा पाई, तो यहीं से अपने पूर्व माध्यम में वापस लौट आई यहाँ से। ठीक है दोस्तों। और उत्तल दर्पण, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये उत्तल दर्पण के लिए है। ठीक है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब देखिए ये जो तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है कि अगर कोई किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है अगर कोई किरण, तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। तो ये फोकस है, इधर कलई हुई है तो इधर तो जा नहीं पाएगी, तो यहीं से परावर्तित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आपने समझ लिया तो आप सब समझ जाएंगे, तो आप जो है ये सब कुछ समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना देखते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों यूपी बोर्ड क्लासेस के अन्य वीडियो लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में पास के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे होगा क्या कि आपको मेरी जब भी नई वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। नंबर 1 क्या है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब ये वस्तु है, मान लीजिए ये ए भी वस्तु है कोई, तो जब ये अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जब वस्तु, ये अनंत को कहते हैं इनफाइनाइट या अनंत। ठीक है, तो ए भी वस्तु है, तो जब यहाँ से किरणें चलेंगी, सबसे पहले जब कोई किरण फोकस से चलती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मैंने बताया था आपको। तो ये किरण यहाँ से चली, फोकस से होकर गुजरी और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। और दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से होकर एक किरण गई और वक्रता केंद्र से होकर जो भी किरण जाती है वो अपने पूर्व माध्यम में वापस लौट आती है, मैंने आपको बताया था, पहले ही बता दिया। तो ये देखिए ये वापस लौट गई। अब यहाँ पर ये प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पर ये प्रतिबिंब बना है इसका, ये A डैश B डैश प्रतिबिंब बना है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, प्रतिबिंब बना है। अब इसकी स्थिति देख लेते हैं, जो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ कि अवतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनते हैं, अवतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सभी वास्तविक होते हैं और उल्टे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो ये प्रतिबिंब बना है ये वास्तविक है। ठीक है दोस्तों, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। देखिए ये इतनी बड़ी वस्तु है और ये प्रतिबिंब छोटा बना है, तो वस्तु से छोटा है। कहाँ बना है, फोकस पर बना है। तो ये इसकी स्थिति है, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा तथा फोकस पर बना है ये प्रतिबिंब। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंतता के बीच में रखी हो। अनंत बिंदु, जैसे ये देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत जो है इसके बीच में जब रखी हुई है, तो जब यहाँ से ये किरणें चलेंगी, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो फोकस, तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। मैंने आपको ये बता दिया है। तो देखिए मैं आपको ये सब पहले ही बता चुका हूँ, इस मैंने बोला था आपको। ये सब आप अगर समझ लेंगे तो आपको प्रतिबिंबों का बनना समझने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ से ये किरण गई। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी किरण जो होती है वो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो ये यहाँ से ऐसे गुजरी, तो ये पुनः अपने मार्ग में वापस लौट आई। यहाँ से परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट आई। तो ये देखिए ये इसका प्रतिबिंब बना है। यहाँ पर ये प्रतिच्छेद बिंदु पर ये प्रतिबिंब बना, क्या बना है, A डैश B डैश प्रतिबिंब बना है। अब इसकी स्थिति देख लेते हैं। प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। ठीक है, उल्टा है। ये देखिए ये A B है, ये ऐसे बना, ये उल्टा बना है। ठीक है दोस्तों, और क्या है, वस्तु से छोटा। ये देखिए कितना बड़ा प्रतिबिंब है, ये छोटा बना, तो ये वस्तु से छोटा है। कहाँ पर बना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ये प्रतिबिंब बना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, जब वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए ये देखिए ये वस्तु जो है वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। ये वस्तु A भी रखी हुई है कोई। ठीक है दोस्तों, ये कोई वस्तु A भी वक्रता केंद्र पर रखी हुई है। तो अब देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो ये देखिए यहाँ से ये प्रकाश किरणें चली, मुख्य अक्ष के समांतर ये हुई, तो ये फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है दोस्तों, ये फोकस से होकर आ गई। और दूसरी किरण जो है वो चली है वक्रता केंद्र, वो दूसरी किरण फोकस से होकर गुजरी है। तो अगर कोई किरण फोकस से होकर गुजरती है
तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है दोस्तों। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बना है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? उल्टा, वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के बराबर आकार का है। देखिए वस्तु के बराबर आकार का है और कहाँ बना है? वक्रता केंद्र पर बना है। नंबर देखना है, देखते हैं कि क्या कह रहा है। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? कहाँ रखी है वस्तु? वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखी हुई है ये वस्तु ए बी। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना है? देखिए एक किरण ये चली है मुख्य अक्ष के समांतर। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वह क्या होता है कि वह फोकस से होकर गुजरती है। ये फोकस से होकर ये किरण गुजर आई और दूसरी किरण क्या कर रही है कि एक किरण जो चली है जो फोकस से होकर गुजरी है, ठीक है, ये फोकस से होकर किरण गुजर रही है। तो ये अगर कोई किरण फोकस से होकर गुजरती है तो क्या होता है कि वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये दोनों किरणें यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना है वस्तु का, ये प्रतिबिंब है। और इसकी स्थिति क्या है दोस्तों? देखिए ये वास्तविक है, ठीक है दोस्तों, वास्तविक है। उल्टा है, ये उल्टा है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब उल्टा है, ठीक है दोस्तों। और वस्तु से बड़ा है। ये देखिए वस्तु कितनी छोटी है और ये प्रतिबिंब कितना बड़ा बना। तो ये वस्तु से बड़ा है और कहाँ पर बना है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बना है प्रतिबिंब। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बना है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए जब वस्तु फोकस पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? देखिए ये फोकस पर रखी, ये यहाँ से किरणें चली तो ये ए बी वस्तु है जो फोकस पर रखी है। ये ए बी से किरणें ये चली मुख्य अक्ष के समांतर और ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरी, ठीक है दोस्तों। ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरी हैं। और दूसरी किरण जो चली है ये चली है यहाँ से, ये चली है, ये ऐसे चली, ये फोकस से, ये सॉरी ये वक्रता केंद्र से, ये देखिए ये किरण चली है। तो ये परावर्तन, ये किरण ऐसे जा रही है और ये परावर्तन के पश्चात ये फिर अपने पूर्व माध्यम में वापस लौट आई, क्योंकि जो किरण वक्रता केंद्र से चलती है वो अपने पूर्व माध्यम में ही वापस लौट जाती है, ठीक है दोस्तों, अर्थात वो वापस लौट जाती है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कि ये दो किरणें हैं जो, ये देखिए ये प्रतिबिंब इनका कहाँ पर बनेगा? ये ऐसे पता नहीं कैसे कैसे चलती चली जाएंगी, ये ऐसे, तो इनका प्रतिबिंब कहीं यहाँ पर बनेगा आकर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आकर? प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से प्रतिबिंब इसका बहुत बड़ा होगा। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? जब वस्तु जो है वो ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ये देखिए दोस्तों, ये ध्रुव हो गया और ये फोकस हो गया, इसके बीच में ये वस्तु रखी हुई है ए बी, ठीक है दोस्तों। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? सबसे पहले एक किरण ये चली है मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई गई, तो ये फोकस से होकर गुजरी, ठीक है दोस्तों, ये फोकस से होकर गुजरी। और दूसरी किरण ये वक्रता केंद्र से होकर चली है, तो ये कहाँ पर गुजरी है? ये कहाँ गुजरी है? ये गुजरी है, ये देखिए दोस्तों, ये वक्रता केंद्र से होकर चली है और ये किरण गुजरी है, ये फिर से अपने पूर्व माध्यम में ये ऐसे चली और ये अपने पूर्व माध्यम में परावर्तन हुआ, ये पूर्व माध्यम में वापस लौट आई। अब देखिए इसका ये इधर नहीं बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब होगा ये ऐसे, ये दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है दोस्तों। प्रतिबिंब क्या होगा? ए डैश बी डैश क्या होगा? स्थिति क्या होगी प्रतिबिंब की? दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा और आभासी होगा। भाई दर्पण के पीछे बनेगा तो वह सीधा तो बनेगा तथा आभासी होगा साथ में, ठीक है दोस्तों। अब क्या कह रहा है? अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना देख लेते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो उत्तल दर्पण में देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु ए भी रखी हुई है, इसका क्या होता है? इसकी स्थिति सभी मतलब दर्पणों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति एक समान होती है और वो स्थिति क्या होती है? आभासी होता है, प्रतिबिंब सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं, ये ए बी कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, और ये देखिए ये यहाँ पर ये कलई नहीं हुई है, ये कलई यहाँ पर इसमें होगी, ये कलई हुई है, ठीक है दोस्तों। उत्तल दर्पण में कलई ऐसे होती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से कोई किरण चली और ये देखिए दोस्तों,
यहाँ से ये देखिए, ये AB से एक किरण चली है मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहाँ चली जाएगी, लौट जाएगी, फोकस पर लौट जाएगी। तो यहाँ तो जाएगी नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे, ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। क्योंकि भाई इधर कलाई हुई है तो इधर तो जा नहीं पाएगी, तो ये ऐसे चली जाएगी। अब आगे देखते हैं कि दूसरी किरण जो है वो वक्रता केंद्र पर जा रही है। अगर कोई किरण वक्रता केंद्र पर जाती है तो अपने पूर्व माध्यम में वापस लौट जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ से गई थी और यहाँ से चली गई। अब देखिए, इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा। इसका प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा, ये सभी के लिए एक समान होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होते हैं उनकी स्थिति सदैव एक समान ही रहती है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।